आज प्रैक्टिस सेट का हम करेंगे थर्ड चैप्टर प्रैक्टिस सेट का, जो कि हिंदी में है। हिंदी कर रहे हैं हम। 2 सेट हमारे हो चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है प्रैक्टिस सेट थर्ड, जो कि 21 मार्च 2019 को हुआ था। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSSC कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट। ये हिंदी है तत्परता। चलिए मैं जल्दी से पढ़कर सुना देती हूँ। तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं, तत्काल कर्मरत हो जाते हैं और जो समय के पाबंद होते हैं, वे सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। वे मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं, अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और काम की उपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम करते हैं। वे अनुशासन का साधन भी बनते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में अभिवृद्धि करने के साथ साथ वे दूसरों की उपयोगिता और सफलता के भी साधन बनते हैं। एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है। वह समय से पिछड़ जाता है और अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी विक्षोभ का कारण बनता है। उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता। कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से संपन्न करना कार्य तत्परता के 2 प्रमुख उपादान हैं, जो समृद्धि की प्राप्ति के लिए उपयोगी बनते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो जैसे कि स्टार्टिंग में लिखा है तत्परता, मेन है तत्परता। अब कार्य ज़्यादातर सब में ही आ रहा है, तो क्या आंसर होगा इसका? कार्य तत्परता। दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक कार्य तत्परता होगा। कार्य तत्परता या तत्परता मनुष्य के जीवन की मूल्यवान संपत्ति है। कार्य तत्परता के 2 प्रमुख उपादान हैं, जो समृद्धि की प्राप्ति में उपयोगी सिद्ध होते हैं। अतः विकल्प सी सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है? तत्परता। क्योंकि इसमें तत्परता मुख्य है, तो हर जगह तत्परता ही आंसर आएगा इसका। तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए तत्परता अत्यंत आवश्यक है। अतः तत्पर जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक है, इसलिए आंसर डी उत्तर होगा इसका। चलिए अगला देख लेते हैं। गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा होगा? आंसर भी दे रखा है इसमें। जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुट जाते हैं और अनुशासित होकर उसे समय पर पूरा कर डालते हैं। समय पर कार्य करने से वे अपने कार्य क्षेत्र में भी सभी के विश्वास पात्र बन जाते हैं और यही विश्वसनीयता सफलता का साधन बनती है। यही तत्परता सफलता और समृद्धि का प्रमुख उपादान है। चलिए अगला देख लेते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गद्यांश के अनुसार उचित संक्षेपण इस प्रकार है: जो लोग अपने कार्य के प्रति सदैव जागरूक रहते हैं, तत्काल कर्मरत हो जाते हैं तथा जो समय के पाबंद हैं, वे सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। जो मालिक स्वयं कार्य तत्पर होते हैं, वे अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। अतः कुल मिलाकर संक्षेपण यह है कि व्यक्ति को सदैव अपना कार्य समय पर करना चाहिए तथा कार्य के प्रति जिम्मेदार और तत्पर रहना चाहिए। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। किसी एक भाषा या अनेक भाषाओं को लिखने के लिए प्रयुक्त मानक प्रतीकों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला, वर्णों की माला या समूह कहते हैं। वर्ण उच्चारित
उच्चरित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और खंड नहीं किए जा सकते। वर्णमाला वर्णों के समूह को कहते हैं। हिंदी में कुल 52 यानी 52 वर्ण होते हैं। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तब किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। ए और एह, अम और एह, ये दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु इनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। अनुस्वार तथा विसर्ग का स्वर व्यंजन के साथ योग न होने के कारण इन ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण किसी स्वर के बाद ही होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अर्ध तत्सम। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द अर्थ तत्सम कहलाते हैं। अर्थ तत्सम शब्द जैसा कि नाम से स्पष्ट है अर्ध है अर्थात आधा, तत्सम यानी ज्यों का त्यों। ऐसे शब्द जो पूर्णतः ज्यों के त्यों न रखकर उनमें थोड़ा परिवर्तन होकर प्रयुक्त होते हैं, अर्थात जो न तो पूरी तरह तत्सम है और न ही तद्भव, उन्हें अर्ध तत्सम कहते हैं। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्द का कौन सा भेद है? भाववाचक। जिन शब्दों से किसी प्राणी, पदार्थ, गुण, भाव, स्वभाव के अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, मनुष्यता, बुराई, गुस्सा, हंसना, मोटापा, वीरता। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए सर्वथा उपयुक्त शब्द जितेंद्रिय होगा। इंद्रियों को वश में करने वाला एक शब्द है इंद्रजीत। जो देवों का राजा हो उसे इंद्र या इंद्रपति शब्द के लिए हिंदी उचित वाक्यांश प्रचलित नहीं है। से लगाव, किस भक्ति का बोध चिन्ह? आंसर है उपादान, अपादान। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। कारक, चिन्ह और अर्थ। कारक है कर्ता, चिन्ह है ने, अर्थ है काम करने वाला। याद ऐसे करें। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का के की, नानी ने, रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अज। यानी कर्ता को है काम करने वाला, जिस पर काम का प्रभाव पड़े को, जिससे कर्ता काम करे कि यह से या द्वारा इसके लिए क्रिया की जाए को के लिए अलगाव हो, अन्य पदों से संबंध हो, क्रिया के आधार पर किसी को पुकारना या बुलाना। तन शब्द लिंग निर्धारित कीजिए। तन शब्द का लिंग पुल्लिंग। अगला देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर ए पुल्लिंग होगा। जिन संज्ञा के शब्दों से
पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग, तथा ऐसे शब्द जो एक अर्थ में पुल्लिंग और दूसरे अर्थ में स्त्रीलिंग हो उन्हें उभयचर अथवा नपुंसकलिंग कहा जाता है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के लिए किस भेद का एक प्रकार है? पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का एक प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री पुरुष, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। इसके लिए 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष मैं हम, मध्यम पुरुष तू तुम आप, अन्य पुरुष वह वे ये। कंचन एक कृशाग्नि युक्ति है। इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? शब्द चयन संबंधी अशुद्धि। कंचन एक कृशाग्नि युक्ति है में शब्द चिन्ह चयन संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में कृशाग्नि युक्ति के स्थान पर कृशांगी का प्रयोग उचित होगा। कृशांगी का अर्थ है दुबले पतले शरीर वाली युवती। अतः इसका सही उत्तर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्रों को लिखा गया। अनौपचारिक वे होते हैं जो पर्सनल होते हैं, पर्सनल, ठीक है। बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्रों को लिखा गया पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाता है। अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे पत्र लेखक या व्यक्ति का निजी संबंध होता है। अपने मित्रों, माता पिता, अन्य संबंधियों को लिखे गए अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव रहता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ए, ई, उ, री 4 ह्रस्व स्वर हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला होता है ये शब्द क्या कहलाते हैं? वे द्विगु कहलाते हैं। अगला देख लेते हैं। जिन सामासिक शब्दों में पहला शब्द संख्या को व्यक्त करने वाला होता है, विशेषण होता है, वे शब्द द्विगु समास कहलाते हैं। जैसे दोपहर 3 लोगों का समानार्थी। नेक्स्ट देखते हैं। सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। आवना, आई, या। दिए गए विकल्पों में सुहावना का होगा आवना, लिखाई का होगा आई और छलिया का होगा या। में कृष्ण आवना या प्रत्यय का योग है। आंसर है डी। सुहावना नहीं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अमूल्य। दिए गए प्रश्नगत विकल्पों में से अमूल्य तत्सम है। मात्र माँ का है, मत्स्य मछली का है, कदली केला का है और अमूल्य अमोल। जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम। जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। तत्सम शब्द किसी भाषा के मूल शब्द को कहते हैं। ऐसे शब्द संस्कृत भाषा के 2 शब्दों तत् और सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थात होता है उसके तथा सम का मतलब होता है समान, अर्थात ज्यों का त्यों, या आप कह सकते हैं उसके समान। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, आम्र, चंद्र, क्षेत्र, ज्ञान आदि। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकित कौन सा शब्द है? देशज। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकित देशज शब्द है। देशज ऐसे शब्द हैं जो